नमस्कार, स्वागत है आज के अगले क्लास में। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, ये जो है पिछले ईयर पूछा गया है। पिछले ईयर कहाँ पर पूछा गया है मतलब देखो, ये जो है पटवारी में पूछा गया है, जो आरडीपी जो राजस्व विभाग का होता है, उसमें पूछा गया है ये क्वेश्चन सीजी व्यापम में कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो आज का इतिहास आपके लिए जो है यहाँ पर डिटेल से पढ़ाएंगे और ये चीज़ें आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको जो है इस सवाल को मॉडिफाई करके देता हूँ और फिर आप इस सवाल को बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो हम जानते हैं बैरक से ही शुरुआत था, पता पकड़ लोगे वहाँ पर। लेकिन अगर आपके सामने सवाल ऐसा करके दे दे कि देखो, यहाँ पर सवाल अगर ऐसे करके दे दे कि देखो 1857 के विद्रोह के निम्न स्थानों का सही क्रम से जमाइए, तब आप कैसे करोगे। तो सही क्रम से कैसे जमाओगे, बैरकपुर तो समझ में आता है, बैरकपुर पहला हो गया। उसके बाद आप कैसे करोगे, तो यहाँ पर आप ऑप्शन भी देख सकते हो। ठीक है, तो आज जो है क्लास आपका जो है आधुनिक भारत का इतिहास होने वाला है। और मैं आप सबको बता देता हूँ, ये जो हमने सीजी अमीन का जो सिलेबस शुरू किया था, ये लगभग जो है कंप्लीट होने वाला है, कंप्लीट हो चुका है लगभग। कुछ जो है जीके जीएस में बचा हुआ है, करंट अफेयर बचा हुआ है। बाकी इंग्लिश का एक बड़ी क्लासेस अपलोडेड है और जो है मैथ का कंप्लीटेड है और साथ में कंप्यूटर का भी कंप्लीटेड है पूरा। हिंदी में आप देखोगे यहाँ पर हिंदी में, तो आपके जो है समास बचा हुआ है और कुछ जो है यहाँ पर ये सब आपका जो है एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हिंदी का मैं अच्छे से कराऊंगा डिटेल से आपको। एमसीक्यू से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से सभी चीज़ें कवर कर लोगे। ठीक, उसके बाद हमारा पर्पस है केवल एक पर्पस है हमारा, वो है प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर है इसको सॉल्व करना। ठीक है, इसको आप क्या लग रहा है आपको एक दिन में सॉल्व कर लोगे। तो देखो, सबसे पहले आपको समझना है कि जैसे जो भी क्वेश्चन मैं अभी क्वेश्चन दिखाया ना आपको, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, इसी टाइप से सेम क्वेश्चन है। एल नीनो क्या है, ये सब ये जो है सेम क्वेश्चन इसी टाइप से है। मतलब आपको हिस्ट्री में पॉलिटी में तो जैसे आप पढ़ लोगे ना, जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको पढ़ लोगे ना, तो जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है वो बिल्कुल ईजी वे में बना लोगे। ठीक है, बिल्कुल आसान से समझ में आ जाएगा। तो देखो, अगर मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगा, लेकिन कराने के साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट कराऊंगा, चाहे आप इस वीडियो को स्किप कर लीजिए, चाहे कुछ कर लीजिए। मैं जो है डिटेल्स आपको जो है, जैसे यहाँ पर 324 अनुच्छेद के बारे में है, 324 अनुच्छेद के बारे में डिटेल से आपको जो है समझाऊंगा, ताकि आपको जो है यहीं पर कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और जो नहीं पढ़े होंगे वो जो है यहाँ पर देख के समझ जाएंगे, और जो पढ़ लिए होंगे उसको स्किप कर लेंगे। ठीक, समझ में आया। यहाँ पर देखो 2000 सितंबर से 2021 तक अवधि तक अनुसूचित वाणिज्य बैंक को, ये अलग है। ये देखो पटवारी लेवल का ही पेपर है पूरा, ये देखो सब पेपर। ठीक, ये सब पेपर को आपको जो है सॉल्व करना है सभी को। तो जी हाँ, नमस्कार। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें से हमने जो है 1857 की क्रांति, हमने जो है कहाँ तक पढ़ लिया था, धार्मिक सुधार सामाजिक सुधार आंदोलन से पढ़ा था। उसके बाद आप कुछ किताबें हैं उसको जो है थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। उसके बाद क्रांतिकारी गतिविधियाँ कैसे हुआ उसके बारे में, फिर 1857 की क्रांति, फिर गवर्नर जनरल। मैं आपको जो है टॉपिक दिखाता हूँ क्या क्या मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अभी। अभी देखोगे आपके सामने यहाँ पर देख रहा है, ये यूरोपियन कंपनी हो गया है, क्षेत्रीय राज्य हो गया है। यहाँ पर सामाजिक सुधार भी हो गया, उपनाम पुस्तकें, क्रांतिकारी गतिविधियाँ। यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगा उपनाम, कथन और पुस्तकें, और आधुनिक भारत को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्रांतिकारी गतिविधियाँ, गवर्नर, और थोड़ा सा राष्ट्रीय आंदोलन है। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है ना, ये राष्ट्रीय आंदोलन जो है यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये बड़ा टॉपिक है। तो इसको थोड़ा सा जो है थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आने लगेगा। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि आपको जो है पूरा डिटेल से समझाना, ये पर्पस होना चाहिए कि कहाँ से कैसे बन रहा है। आप भले ही पढ़े हैं लेकिन उस चीज़ों को समझेंगे दोबारा तो आपको आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए आज क्लास को शुरुआत करते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो आप देख लीजिए वीडियो को, उसके बाद आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले हम लोग लेक्चर में। वो 2-3 क्वेश्चन है जो मैं लिया हूँ किससे, तो उपनाम है, कथन है, पुस्तक है, क्योंकि मेरे को कंप्लीट कराना है आपको सब चीज़ें। तो इसीलिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिया हूँ और उसके माध्यम से पूरा चीज़ें क्लियर कर दूंगा। मतलब लगभग 10-20 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन मान लीजिए, 10-20। इसी क्वेश्चन में से मैं जो है पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा। कहने का मतलब, जैसे मैं यहाँ एमसीक्यू कराऊंगा, इसके बाद इसको एक्सप्लेन करूंगा तो वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे अगर आप पढ़ोगे कि जैसे जैसे आप पढ़ोगे कि ब्लडी मैरी कौन थी, तो मैरी प्रथम थी, ऐसे जो है क्वेश्चन कुछ पेपर होते हैं।
इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिएगा, जो कि आपको जॉब आयोग .in पर मिलेगा। ये क्लासेस के बाद मिलेगा, ठीक है। अभी क्लासेस अब जैसे अपलोड होगा तो क्लासेस देखिएगा उसके बाद, और इसको चेकआउट करते रहिएगा। इस वेबसाइट पर आपको जो है अपलोड होके मिल जाएगा, ठीक है। इसको चेक करते रहिएगा। इस पर जाकर आप एजुकेशन सेक्शन में जाकर आप उसको प्राप्त करेंगे, बाकायदे नाम के साथ आएगा, और उस नाम से आपको जो है इसको प्राप्त करना है, क्योंकि वहाँ पर मैं एक्सप्लेन करके लिखे रहता हूँ ना, वो चीज़ें आपको जो है बता देता हूँ। वहाँ पर आप पढ़ भी लोगे, एक बार देख भी लोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर भी देख सकते हो, इस पर भी अपलोड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आप उसको पीडीएफ को प्राप्त कर लेना। तो चलो अब हम समझते हैं। तो पहला आपके सामने यहाँ पर प्रश्न है कि वर्षों पहले, यहाँ पर वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था, और जो है और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात किसने कहा था? किसने कहा था? कौन थे वो आदमी? किसने कहा था? तो इनको जो है थोड़ा सा याद रखना है। 14 अगस्त 1947 को कहने वाले थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है, इन्होंने, इनका कथन था 14 अगस्त 1947 को, इन्होंने 1947 को कहा था, आधी रात को कहा था, जो है ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, मतलब भाषण दिया था। जैसे ये भाषण था, ट्रिस्ट या ट्रस्ट बोलते हैं शायद, ट्रिस्ट बोलते हैं, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। इंग्लिश से तो मैं देखा हूँ, इंग्लिश से क्या है, तो इंग्लिश से जो है ऐसा ऐसा था, ट्रिस्ट, ट्रिस्ट विथ, उसके बाद डेस्टिनी। इनका क्या था? एक कथन था, ठीक है। घबराना नहीं है, सभी चीज़ें मैं कंप्लीट कराऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। इनका एक भाषण का एक पार्ट था, उन्होंने अपने भाषण में कहा था, जैसे उन्होंने देश के लिए वो कहा था आज़ाद कराने के लिए, तो उस समय 14 अगस्त के दिन ही कहा था उन्होंने। ये चीज़ें, ये पॉइंट को आपको थोड़ा सा याद रखना है, मतलब पढ़ लेना है एक बार, क्लियर है। मतलब भाषण के दौरान इसी के जो है, इसी का अंश माना जाता है ये वाला, ठीक है, इसी का अंश माना जाता है। आगे सवाल यहाँ पर है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तकें किसने लिखी थी? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये थे बी डी सावरकर। यहाँ पर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ ना, कंप्लीट हर चीज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई चीज़ आपको छूटने की जरूरत नहीं है, छूटेगा ही नहीं। बस आप जो है ध्यान से देखना है और समझना है, सुनना है। एक बार पीडीएफ को भी प्राप्त कर लीजिएगा। तो ये जो है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, इनका जो है लेखक था वो है वी डी सावरकर। क्या है? वी डी सावरकर जी हैं, ठीक है। तो फैक्ट चीज़ें हैं ये, तो ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करना नहीं है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखा? तो वी डी सावरकर ने लिखा, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर कथन है, किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? देखो, स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है, ऐसा विचारधारा कौन रखेगा अपने हिसाब से? देखो, सोचो, थोड़ा दिमाग पर डालो। ऐसा कथन जो है केवल महात्मा गांधी से संबंधित होगा। किससे होगा? महात्मा गांधी से। तो यहाँ पर देखेंगे, महात्मा गांधी जी ने यह कथन जो है कहा था, मतलब यह कथन जो है महात्मा गांधी से संबंधित है। उन्होंने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है। क्लियर है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये आपको याद रखना है। आगे देखो, यहाँ पर यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? मतलब साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं, ऐसा कौन कह सकता है? कौटिल्य? बिल्कुल नहीं जी। कौन कहेगा? तो यहाँ पर आपका जो है महात्मा गांधी। क्या कहेंगे? महात्मा गांधी जी। तो प्रसिद्ध जो है ये कथन जो है महात्मा गांधी जी का है, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट रहेगा। तो ये आगे सवाल देखो, यहाँ पर किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? ये सवाल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब ये पूछा गया था, मतलब पुराने एग्जाम में पूछा गया था, जो है यूपी साइड में पूछा गया था इसको। तो इसका बताइए कि यहाँ पर कौन होगा? तो देखिए, यहाँ पर समझिए, ये हैगा महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी। तो यहाँ पर देखो ना, स्पेलिंग कैसे लिखा है, मोहनदास करमचंद गांधी को यहाँ पर एक तरीके से लिखा है, तो क्या होगा? महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर, ठीक है। कैसे कहा था? तो इसका बात, इनका इनका हम जानते हैं कि ये सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले थे। सत्य और अहिंसा, महात्मा गांधी जी ये चलने वाले थे। तो इनका जो है ये मूल मंत्र होता है। ये क्या होता है? एक मूल मंत्र होता है सत्य और अहिंसा। जो ये सत्य है, इसको ये क्या मानते थे? ये साधन मानते थे इसको, ठीक है, साधन मानते थे। और अहिंसा को क्या मानते थे? तो सॉरी, एक सेकेंड, गलत हो गया। अहिंसा को यहाँ साधन मानते थे। देखो,
गांधी जी अहिंसा को साधन मानते थे, इसको साधन मानते थे, साधन मानते थे, और इसको जो है साध्य मानते थे। ठीक है, सत्य को क्या मानते थे? सत्य को साध्य मानते थे। गांधी जी का मानना था कि सत्य क्या है? ये अमर है। सत्य क्या है? अमर है, मतलब कभी नहीं मर सकता। और उन्होंने लिखा था कि सत्य के अतिरिक्त कोई हमारा ईश्वर नहीं है जिसकी मैं सेवा कर सकता हूँ। ठीक है, तो सिवाय सत्य का, मतलब सत्य की भक्ति करते थे, सत्य की भक्ति अनुशासन मानते थे, सत्य के नियम करते थे, और वो चाहते थे कि सत्य के अलावा कुछ नहीं है, मतलब सत्य की मैं पूजा नहीं, मतलब सत्य के अलावा किसी की मैं बात नहीं मानूंगा। ठीक है, तो ये आपका बस ये चीज़ें हैं। तो सत्य क्या है? साध्य है, और अहिंसा क्या है? साधन। ठीक है, अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे तो सत्य अपने आप आएगा ना, इसीलिए यहाँ पर साधन को आपको याद रखना है। समझे? तो मोहनदास करमचंद गांधी मतलब महात्मा गांधी जी थे। क्लियर है? समझ आया? इसमें बस आपको सुनना है, आपको कोई चीज़ लिखना नहीं है, आप कुछ समय निकाल के बस सुनिए। ठीक है, सुने रहेंगे तो चीज़ें ये दिमाग में रहेगा। किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? कौन है जी? तो वही सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिस्मार्क थे मतलब बिस्मार्क क्या है? बिस्मार्क द्वारा क्या हुआ था उसमें? जर्मनी का एकीकरण किया गया था। तो उसी प्रकार जो है यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा भी भारतीय जो रियासत थे जितने भी आसपास के, तो उनको सम्मिलित करने के लिए किए जाने के कारण जो है, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे जो भारत में जो भी रियासतें थे उनको जो है एकीकरण करने का प्रयास किया था। तो इन्हीं लिए जो है भारतीय बिस्मारक के रूप में इनको जाना जाता है। समझे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है भारतीय बिस्मारक। ठीक है, तो मतलब सबको मिला रहे थे, एकीकरण कर रहे थे, जैसे जर्मन में हुआ था एकीकरण, उसी प्रकार से यहाँ पर भारत में कौन किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल किए। ठीक है, भारत की रियासत का भारत में सम्मिलित किए जाने के कारण उन्हें जो है कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर वल्लभ भाई पटेल हो जाता है। सवाल यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कांग्रेसी नेता में से किसने किसको, मतलब किसको महान वृद्ध पुरुष, महान वृद्ध पुरुष को अगर इंग्लिश में करेंगे तो क्या करेंगे? इसको हम ग्रैंड 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 बोलेंगे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ, ऐसे बोल सकते हैं, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन किनकी उपाधि थी? तो वो था किसका? तो वो था दादा भाई नौरोजी का। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था महान वृद्ध पुरुष या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। तो इन्होंने क्या किया था? 1892 में, 1892 में, ठीक है, 1892 में क्या किया? अभी मैं ऑफलाइन क्लास लिया था इसमें। 1892 में क्या किया था? उदारवादी दल की ओर से जो है ब्रिटेन में इनका सदस्य चुना गया था, ब्रिटेन में इनको सदस्य बनाया गया था। और ये क्या किए थे? जो भारत की जनगणना मतलब आंकड़ा है उनकी गणना किया था, साथ में इन्होंने जो है कुछ रचनाएं भी किया था। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, क्या दिया था? ड्रेन ऑफ वेल्थ शायद, हाँ, वो था धन का अपवहन। आगे हम लोग इसको सवाल में भी देखेंगे। तो दादा भाई नौरोजी ही थे। ठीक है, तो यहाँ पर धन अपवहन ये समझा था, और उसी कारण जो है ब्रिटिश लोग धन को लूट रहे थे उसके बारे में भी इन्होंने बताया था। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे सवाल यहाँ पर देखिए, भारत का दादा ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा किसका नाम आएगा? तो दादा भाई नौरोजी को ही आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। आगे सवाल देखिए, भारतीय के सम्मानीय बुजुर्ग कौन है? दादाजी, दादाजी कौन है हमारे? तो वो है दादा भाई नौरोजी। नौरोजी आपका दूध दादाजी। देखो यहाँ पर सवाल आ गया ना, भारत में राष्ट्रीय आय, यहाँ की आय की गणना किया था इन्होंने। तो आय का गणना कौन किया था? राष्ट्र अगर बोलेगा कि भारत में सर्वप्रथम, सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रमुख मतलब प्रयास कौन किया था? तो यही थे, कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो यही चीज़ें सवाल में पूछा जाएगा, ऐसे सवाल बनेगा आपके सामने कि राष्ट्रीय आय का आकलन करने सबसे पहले किसने किया था? तो वो दादा भाई नौरोजी ही थे। उन्होंने जो है इसका आकलन किया था, इसकी गणना किया था। ठीक, आगे देखो यहाँ पर ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहला भारतीय ही उदारवाद दल के थे कांग्रेस के, और यहाँ पर जो है कौन बने थे? तो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी ही थे। ये जो है भारतीय ब्रिटिश संसद में वहाँ पर सदस्य चुने गए थे कॉमन का। ठीक है, वहाँ पर, ठीक है, दादा सदस्य चुने गए थे। ये देखो ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में कौन चुनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो यही थे, कौन थे? दादा भाई नौरोजी। देखिए कितना सवाल बना है इनसे। दादा भाई नौरोजी, घटना चक्र से बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है।
आगे सवाल यहाँ पर देखिए, भारत में ब्रिटेन की ओर से संपत्ति का अपोहन, मतलब उधर से ब्रिटेन की ओर से संपत्ति का अपोहन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो अभी मैं बताया था, क्या बताया था, ड्रेन ऑफ वॉल्स बताया था ना अभी। तो ये कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ही थे, इन्होंने जो है सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये कौन? संपत्ति का अपोहन। ठीक है, संपत्ति का अपोहन दिया इन्होंने। ठीक है, जिसमें इन्होंने ये बताया कि जो मतलब धन है, तो जो भी भारत का धन है, मतलब भारत की जो संपत्ति है, वो ब्रिटेन द्वारा क्या किया जा रहा है? लूटा जा रहा है। तो इसी चीज को इन्होंने जो है बताया था दादा भाई नौरोजी जी ने। ठीक है, दादा थे इसीलिए बताए। आगे सवाल देखिए, देखिए मैं इस सवाल को क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है और अलग अलग तरीके से पूछा गया है, इसीलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो, भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने दिया था? देखो, अलग तरीका पूछा गया, लेकिन अगर यही सिंगल एग्जाम में आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, किसको मारूं आप देखोगे। तो यहाँ पर कौन होगा? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, यही आपको यहाँ पर समझ गया नहीं, इनके सवालों के माध्यम से आर्थिक अपवाहन का यह सिद्धांत दिया था। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखो, उपनाम दिया हुआ है, किसका उपनाम मिला था उसको डालना है। जैसे सीमांत गांधी का उपनाम किसको मिला था? तो वो थे अब्दुल गफार खान। इनको जो है सीमांत गांधी का उपाधि दिया जाता है, मतलब ए का हमारा 5 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखोगे कि भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी ही थे। ठीक है, महामना, महामना का मतलब हुआ मदन मोहन मालवीय, ये आपका जो है ये इसका हो जाएगा। भारत का लौह पुरुष कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए का 5, मतलब ये वाला आपका हो जाएगा। ए का 5, बी का 3 और लास्ट में डी का 2, तो ये ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। क्लियर है? एक सवाल बहुत ये आता है, देखो, गांधी जी को माना जाता है, तो यहाँ पर मार्क्सवादी, मूल अराजकतावादी, फेबियनवादी, तो यहाँ पर जो है दार्शनिक अराजकतावादी बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है इनको? तो देखिए, इनका क्या कहना था, तो इनको कहा जाता है दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहते हैं? तो वो जो है वो चाहते थे कि राज्य नहीं हो, वो राज्य विहीन, मतलब राज्य विहीन अ, राज्य विहीन लोकतंत्र होना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ? लोगों का शासन, जैसे आप हैं, मैं हूँ, सब जो है क्या करेंगे? शासन करेंगे अपना। ठीक है, तो लोकतंत्र वही कहते हैं, जो जनता लोगों का शासन होता है उसमें। देखो, तो ये जनता विहीन लोकतंत्र चाहते हैं। ऐसा क्यों चाहते थे? देखो, सबसे पहले समझो इनके बारे में बातें में। तो ये ऐसा इसलिए चाहते थे, इन लोग, इनका कहना था कि राज्य में कोई भी प्रत्येक व्यक्ति हो वो स्वयं अपना शासक है। ठीक है, स्वयं का शासक है वो। तो यही चाहते थे कि कोई भी राज्य नहीं होना चाहिए। राज्य होगा राजनीति, राज्य नहीं होगा तो राजनीतिक शक्ति भी नहीं रहेगी। ठीक है, तो क्योंकि राज्य ही नहीं होगा, तो इससे क्या होता था, जो भी चीज़ें हैं जो चाहते थे, जो है सब चीज़ें अपने राज्य के अंदर सुधार हो, और कोई बाहरी शक्ति जो है ना उस पर जो है उसके द्वारा सुधार न किया जाए। इसीलिए यहाँ पर इनको दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। ठीक है, आगे सवाल है यहाँ पर देखिए, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था, कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था। देखो, ऐसा किसने कहा था? कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर नहीं चला था। कौन थे? तो वही थे, अल्बर्ट आइंस्टीन थे। कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ऐसा कहा था कि शरीर और आत्मा वाला कोई व्यक्ति इस धरती पर चला था, कोई नहीं कहेगा। ठीक है, समझे? आगे देखो, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर, इस ये उक्ति जो है किसने कहा था? अर्धनग्न फकीर कहा था किसने? तो थे विंस्टन चर्चिल। ये आपका जो है इसने इसने कहा था, क्या कहा था? जो है अर्धनग्न फकीर कहा था किसको? गांधी जी को कहा था। तो कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है, आगे सवाल यहाँ पर देखिए, करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? करेंगे या मरेंगे, मतलब करो या मरो। ठीक है, यही नारा था। तो करो या मरो या नारा जो प्रसिद्ध था, गांधी जी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहा था। गांधी जी ने कब कहा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर ये जो है दिया था। कब हुआ था? तो अगस्त, कब हुआ था? तो अगस्त 1942 को। ठीक है, तो अगस्त 1942 में जो है प्रारंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर कहा था, करेंगे या मरेंगे, करो या मरो। ये जो है प्रसिद्ध नारा किसका था? तो महात्मा गांधी जी का था। भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर इन्होंने कहा था। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर, इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा था?
तो यहाँ पर आप समझ जाओगे इसको कौन कहा था, तो वो थे भगत सिंह। लेकिन यहाँ पर समझिए कि ये जो बात होती है 1929 में, समझिए पहले थोड़ा सा समझिए बस। 1929 में क्या था, दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव था, उस समय असेंबली हो रहा था, वहाँ पर बम फेंक दिए थे, वो जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इनके द्वारा फेंका गया था, ठीक है। तो इन्होंने जैसे बम फेंका, उसके बाद जो है इनके द्वारा क्या निकला, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। इस घटना का मेन उद्देश्य क्या था, वो जो बहरे कान है ब्रिटिश सरकार के, उनको कानों तक अपना बात को पहुंचाना चाह रहे थे, ठीक है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ठीक है। लेकिन अगर बात करेंगे कि इनकलाब जिंदाबाद ऐसे कैसे नारा आ गया, तो देखो इससे पहले अगर हम 1921 में भी बात कर सकते हैं, ये सब याद मत रखना, बस सुने रहो स्टोरी के फॉर्म में, ठीक है। आपको बस ये चीज़ याद रखना है, 1929 में बम फेंका था भगत व बटुकेश्वर दत्त, ठीक है। इसको इन्होंने जो है मिलकर बम फेंका और वहीं पर नारा लगा दिए, ठीक है। और बम फेंका था कान में सुनाई देने के लिए उन लोगों को, ठीक है। तो ये नारा जो है 1921 में एक कवि थे, उर्दू कवि थे, क्या नाम था, हसरत करके, हसरत मोहानी था, ठीक है। तो उन्होंने जो है दिया था, लेकिन भगत सिंह इनको अपनाया और उनको पॉपुलर कर दिया नारा को, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा दिए थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद नहीं रखना, लेकिन आप बस सुने रहोगे तो अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं तो कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर 1929 आपको याद रखना है। आगे सवाल यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि वापस वेदों की ओर का आह्वान किसने किया, मतलब वेदों की ओर लौटो, ठीक है, ऐसे किसने कहा था। तो ये कौन थे, मैं इससे पहले एक क्लास लिया था जो संस्कृत और सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था, उसमें जो है बताया था कौन थे। तो ये आपका जो है ऑप्शन हो जाएगा दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ठीक है। तो मेन चीज दयानंद सरस्वती कौन थे, तो वेदों की ओर लौटो, इसका इंग्लिश करोगे तो क्या हो जाएगा, बैक ऑफ द वेदास, ठीक है। ये आपका इंग्लिश हो गया। तो ये जो है कौन थे, आर्य समाज के संस्थापक थे। ये जो दयानंद सरस्वती थे क्या थे, ये आर्य समाज के संस्थापक, इससे पहले वाला क्लास में बड़ा बताया हूँ मैं, ठीक है। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। तो दयानंद सरस्वती, इनको मूल शंकर भी कहा जाता था इनको, ठीक है, मूल शंकर भी कहा जाता है। तो कब किया था, 7 अप्रैल 1900 नहीं 1875, ठीक है। तो 7 अप्रैल 1875 को इन्होंने कहा किया था, तो मुंबई से किया था, मुंबई उसमें बम्बई बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पर बम्बई लिख लो, तो बम्बई, तो बम्बई से जो है आर्य समाज की स्थापना किया। और उन्होंने, इनका उद्देश्य था, देखो दयानंद सरस्वती स्वामी थे, स्वामी क्या कहते हैं, वेद की तरफ जाने के लिए बोलते हैं कि वेद जो है मानिए उनको, तो वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे, भगवान का ज्ञान माना जाता था वेद को। तो वैदिक धर्म को वो पुनः लाना चाहते थे, ठीक है, स्थापित करना चाहते थे वैदिक धर्म को। तो इसीलिए यहाँ पर आर्य समाज के जो है संस्थापक कौन माने जाते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक, समझ में आया। 7 अप्रैल 1875 आपको याद रखना है, ठीक। आगे सवाल यहाँ पर देखिए कि जो राष्ट्रीय संघर्ष चल रहा था उसके दौरान पर प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी था, केसरी का संस्थापक कौन थे, तो इसके बारे में तो जान जाओगे, लेकिन थोड़ा समझ लो इसके बारे में। देखो केसरी था और एक था मराठा, केसरी व एक था मराठा, थोड़ा सा सुन लो आप समझ जाओगे कि दो दो एक समाचार पत्र थे, क्या था ये, समाचार पत्र, ठीक है। तो ये समाचार, इसकी स्थापना किसने किया था, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक, कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। कब किया था इन्होंने, तो 1881 में, तो 1881 में इन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने दो पत्र जो है यहाँ पर जो है स्थापना किया। ये किस लिए किया इन्होंने, तो इन्होंने इसलिए किया कि जो भारतीय स्वतंत्र है, भारत स्वतंत्र कर है, उसमें से जो लोग हैं, लोगों को हम राष्ट्रवादी विचार की ओर हम अग्रसर करेंगे, प्रसार प्रसार करेंगे, इसी के माध्यम से प्रसार करेंगे ना। तो लेकिन अब समझिए कि केसरी और मराठा में क्या अंतर था। देखो केसरी के बारे में जानते हैं, उसके बाद समझ आना मराठा के बारे में। देखो केसरी क्या था, केसरी एक मराठा भाषा में था, किस में था, मराठी भाषा, केसरी मराठी भाषा में था। तो ये समाचार पत्र था। तो पहला ये जो प्रकाशित हुआ था, बस थोड़ा सा याद रखो, बस 4 जनवरी, ज़्यादा मैं याद नहीं करवा रहा हूँ, बस थोड़ा सा सुने रहोगे तो अच्छा रहेगा, 1881 को, ठीक है, प्रकाशित हुआ।
ठीक है। तो मराठी भाषा में केसरी था, केसरी जो था मराठी। तो ये इसका उद्देश्य क्या था, जो मराठी भाषा लोग हैं, मराठी भाषा के जनता लोग हैं, उनके तक पहुंचाएगा। जो भाई मराठी बोलेगा उसी के पास तो मराठी जाएगा सब। तो जो भी ब्रिटिश सरकार है वो मराठा भाषा के मतलब मराठी लोग, जनता लोग पढ़ेंगे और उसके पास जागरूक होंगे, किसके खिलाफ, ब्रिटिश लोग के खिलाफ जागरूक होंगे। तो अच्छा काम किया था इन्होंने। ठीक है। तो 4 जनवरी 1881 को जो है प्रकाशित हुआ था मराठी भाषा में, कौन था, केसरी था, केसरी न्यूज़पेपर। ठीक है। अब बात करते हैं मराठा के बारे में। तो देखो बाकी समझ गए ना, इसके बारे में तो समझ गए होंगे। मराठा भाषा में किया था, साथ में इसको क्या किया था, मतलब मराठा भाषा में इसलिए किया था कि वहाँ के उनके मन में ये डालना चाहते थे कि आप अंग्रेज़ों के प्रति विरोध कीजिए, आप अपने देश के चीज़ों को अपनाइए। ठीक है। और उनकी आलोचना कीजिए अंग्रेज़ों को। ठीक है। उन लोगों को इस प्रकार से विचारों को बढ़ावा देने से रोकिए, इस प्रकार से बात थी। अब देखो मराठा के बारे में देखते हो। तो मराठा क्या था, जिसको इसको इसको एक नौ और नाम से जानते हैं, कभी कभी पूछता है एग्जाम में, उसको थोड़ा सा याद रखो। उसका है जो है क्या बोलते हैं, महर्ता, महर्त, महर्ता, बस सुने रहो, इतनी ही चीज़ है, बस ज़्यादा याद नहीं करना है, मैं आपको ज़्यादा याद नहीं है, करना ही नहीं है कुछ भी। महर्ता, बस सुने रहो। तो ये क्या था, अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक न्यूज़पेपर था। ठीक है। अंग्रेजी, अंग्रेजी हो गया यहाँ पर। ठीक है। तो अंग्रेजी आपको जो है यहाँ पर अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक पत्र, साप्ताहिक। ठीक है। तो मराठा जो था, मराठा न्यूज़पेपर था, वो मराठी भाषा में नहीं था, ये था अंग्रेजी भाषा में, साप्ताहिक पत्र था। इसका जो प्रसार हुआ था 2 जनवरी, 2 जनवरी, इससे पहले हुआ था ना, इससे पहले हुआ था मराठी भाषा से, 2 जनवरी 1881 को हुआ था। ठीक है। इसका भी जो गैर मराठी लोग हैं, जो मराठी नहीं है, वो जो अंग्रेजी में थोड़ा थोड़ा शिक्षित वर्ग है, उन लोग को जगाना, उन लोग को अंग्रेजी भाषा में जो है साप्ताहिक पत्र देते थे और बताते थे कैसे कैसे जो है ब्रिटिश की नीतियों को आलोचना करके बताते थे। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब मैं इतना बता दिया तो इतना से आपको जो है दिमाग में आ गया होगा चीज़ें, इतनी ही चीज़ें आपको जो है याद रखना। ठीक। तो अगर देखो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका कौन हो जाएगा, लोकमान्य यहाँ पर तिलक हो जाएगा। ठीक है, लोकमान्य तिलक। लेकिन आपके मन में सवाल ये भी आ रहा होगा कि अगर लोकमान्य तिलक ऐसा कर रहे थे तो क्या उनकी उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुआ, तो कार्रवाई हुआ। देखो इन लोग क्या करते थे, लोकमान्य तिलक किए थे, लोकमान्य तिलक क्या किए थे, राष्ट्रीय चेतना जगाए लोगों के बीच कि हाँ ऐसा काम करो। ठीक है। ब्रिटिश शासन के बुराइयों को बताया न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो उन लोग भड़क गए अंग्रेज, अंग्रेज क्या किया इन्होंने, इन्होंने जो है इस प्रकाशन को लेकर लोकमान्य तिलक को कई बार जो है जेल में डाल दिए थे। ठीक है, जेल में डालेंगे। तो ये आपका सवाल है। और इसके पीछे और एक लॉजिक है, लेकिन आपको मैं अगले जो है टॉपिक में बताऊंगा कि कैसे कैसे जो है होम रूल का हुआ था, मतलब कहने का अर्थ ये है। पहले इसका जो है केलकर थे मराठा के अगरदार। तो इतना ही अभी दिमाग में रखो, जितने थोड़ा थोड़ा करके दिमाग में डालना है। ठीक है। एक ही बार नहीं पढ़ना है आपको अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल यहाँ पर देखेंगे, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला पहला यूरोपियन कौन था, तो कौन थे, तो जी हाँ, ऑप्शन यहाँ पर होगा चार्ल विल्किंस। ठीक है। तो चार्ल्स यहाँ पर विल्किंस जो थे, ये अनुवाद किया था पहला। ठीक है। कब किया था, तो 1800 सॉरी, अरे 1785। ठीक है। 1785 ईस्वी में। ठीक है। इतना सारा चीज़ डाटा हो गया कि सब कंफ्यूज नहीं होगा, लेकिन याद रखना 1785 में जो है विल्किंसन ने जो है इन्होंने ये भगवत गीता है इसका अनुवाद किया था। तो ये जो है प्रथम पुस्तक था जिसका अनुवाद जो था वो किस में हुआ था, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है। तो क्या था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसको लिखना नहीं है ना, बस आपको दिमाग में रखे रहो, सभी चीज़ें याद करवा दूंगा मैं आराम से। आप बस सुनोगे ना, सब चीज़ें याद हो जाएगी। और पीडीएफ में दे दूंगा आराम से। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसमें जो है इसके तहत जो है इसका अनुवाद किया गया था। ठीक है, तो समझे। तो यहाँ पर 1875 में जो भगवत गीता था, अरे 1875 नहीं, 1785, 1785 ईस्वी में, याद रखो, 2 3 बार बोल लो अच्छे से। 1785 ईस्वी में विल्किंसन ने जो है एशियाटिक ऑफ सोसाइटी के तहत जो है ये अनुवाद किया था किसका, भगवत गीता का। ठीक है। तो राइट आंसर चार्ल्स विल्किंस, यहाँ पर राइट आंसर चार्ल्स।
आगे सवाल यहाँ पर, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहते थे? माता कहा जाता था, मतलब गांधी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? अपनी माता, तो वो थे भगवत गीता। ठीक है, तो भगवत गीता को क्या कहा था गांधी जी ने? अपनी माता कहा था। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, की रचना किसने किए थे? हम लोग बहुत पहले इसको बोलते थे सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में, किसे मतलब इसकी रचना किसने किया था? तो पहले इसको बोलते थे, कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, इनकी रचना है, जो है रचना इसी में किया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, की रचना किसने की? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, इसको तो आप बना लोगे क्योंकि इससे पहले वाले क्लास में आप देखे थे ना, तो ऐसे सवाल को मत छोड़ना, ठीक है? आपको समझना है। पहले देखो, केशव सेन है, कौन समाज है? तो ब्रह्म समाज यहाँ पर आ जाएगा आपका। दयानंद सरस्वती कौन थे? तो आर्य समाज है, ठीक है, आर्य समाज यहाँ पर दयानंद सरस्वती। आत्माराम पांडुरंगा कौन है? प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंगा यहाँ चला जाएगा। सैयद खान अहमद कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको ये आपका राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से समझे, बस मिलाना सीख जाओ, आंसर समझ में आ जाएगा। समझे, आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो गांधी जी के जो संपादन है उसको याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बार बार बनता है, ठीक है? तो ये होगा आपका, क्या होगा ऑप्शन यहाँ पर? नवजीवन। तो नवजीवन जो है, ये जो है समाचार पत्र, ये जो है नवजीवन पत्र था, ये जो है इनका संपादक किया था इन्होंने, ठीक है? कब किया था? तो 1919 में। 1919 से लेकर 1931 तक जो है इसका संपादन बना रहा, ठीक है? तो अहमदाबाद में, अहमदाबाद से किया था इन्होंने, कहाँ से? अहमदाबाद। तो ये था, एक हिंदी में था और गुजराती में था, दोनों में था, हिंदी व जो है गुजराती। तो हिंदी व गुजराती में जो है इसका प्रकाशन होता था। इसके अलावा गांधी जी के और भी थे, उसको भी आप याद रखिएगा। एक याद रखिएगा, इंडियन ओपिनियन था, इंडियन ओपिनियन, ठीक है? ज़्यादातर ये पूछा जाता है, कई बार हम निबंध में हम इसको लिखते थे पहले, ठीक है? इंडिया, और एक था इंडियन ओपिनियन था, और एक हरिजन, हरिजन, और एक था यंग, हाँ, यंग इंडिया, महात्मा गांधी, यंग इंडिया था, यंग इंडिया, यंग इंडिया ये हो गया ये। तो ये तीनों जो है महात्मा गांधी के जो अन्य समाचार पत्र यहाँ पर है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये नवजीवन यहाँ पर हो जाता है। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल, अल हिलाल यहाँ तक याद रखिएगा, अल हिलाल शुरू किया था, ठीक है? 1912 में शुरू किया था, किंतु सरकार द्वारा उस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद अल बलाग, ये आपका जो है 1915 में शुरू हुआ था, याद है? अल बलाग की स्थापना हुआ, कब हुआ था? तो ये आपका जो है 1915 में शुरू हुआ था। जैसे क्या हुआ, मैं एक बार सुना था इसके बारे में जी को, देखो, मौलाना अब्दुल कलाम थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद बोला जाता है इनको। तो इन्होंने क्या किया, 1912 में पहले शुरुआत किया, उर्दू उर्दू से था, उर्दू साप्ताहिक जो अल हिलाल को शुरू किया था। लेकिन ब्रिटिश सरकार किया जो सेंसरशिप था, सेंसरशिप से जो प्रकाशित होता था ना, तो सेंसरशिप जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया, और इसको जो है 1914 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ पर 1915 लिख दिया हूँ, यहाँ पर 1914 में किया था। 1914 पर इसको जो है प्रतिबंध लगा दिया, मतलब रोक दिया इसको, ठीक है? तो इसके बाद, और ये जो है अल हिलाल क्या हो गया, ये अल हिलाल जो है बंद हो गया। उसके बाद जो है उसी के तुरंत बाद क्या किया, 1915 में जो है इन्होंने फिर से शुरू किया अल बलाग। ये जो है साप्ताहिक पत्र था, साप्ताहिक। अगर आप थक गए होंगे तो थोड़ा देर रुक के आप दूसरा ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है? याद रखेंगे, आपको जो है इस प्रकार ब्रेक ले लेके एक्टिव माइंड से देखिएगा तो चीज़ें जो है ये रिकॉल होगी, याद होगी, ठीक है? तो 1915 में इन्होंने जो है साप्ताहिक पत्रिका शुरुआत किया था अल बलाग के नाम से, ठीक? सवाल यहाँ पर देखिए, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूंगा, इस किसने कहा था? तो ये नारा था लोकमान्य तिलक का। एक और सवाल बनता है यहाँ से कि इनकी उपाधि कब मिला था? तो देखो, इनकी उपाधि कब दी गई थी, तो देखो समझे पहले कि इन्होंने जो है पहले तो ये पेपर छाप रहे थे, दो ठे पेपर, केसरी मराठा। उसमें जो है 1881 में, 1882 में इनको जो है जेल में चले जाते हैं, 1882 में। तो 1882 में इनको जो है पत्रिका कारण क्या हो जाता है, इनको सजा मिल जाता है,
ठीक है, जेल के बाद। तो सज़ा होने के बाद 1896 में, 1896 और 97 ईस्वी में इन्होंने जो है महाराष्ट्र में जो है कर नहीं देने का आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो इसी कारण इन्हें जो है लोकमान्य का उपाधि मिला था। लोकमान्य का उपाधि मिला था, कर नहीं देने का वह आंदोलन चलाया था, नहीं देंगे कर जाओ। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आंदोलन चलाए थे वहाँ पर, ठीक है, महाराष्ट्र में। तो इसी कारण इनको जो है लोकमान्य तिलक मतलब लोकमान्य की उपाधि इनको मिला था। ठीक है, और इनका ही कथन था क्या, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यही कथन इनका जो है चल रहा था। ठीक, तो इसको चीज़ें यहाँ पर सजा काटे हैं, सजा के बाद यहाँ पर आके मजे मतलब इंजॉय मतलब लोकमान्य तिलक की उपाधि मिला इनको। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है। भारत में अशांति हो गया, अशांति के जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक को समझा जाता है। देखो एक होता है क्या नाम था, वैलेंटाइन। ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल। तो ये जो वैलेंटाइन सिरोल है, ठीक है, तो इन्होंने जो है अपनी पुस्तक में इंडियन अर्नेस्ट में, इंडियन अर्नेस्ट, इंडियन अनरेस्ट, अनरेस्ट इंडियन अर्नेस्ट में जो है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। ठीक है, तो किसने कहा था, वेलन सिरोल ने, जो इंडियन अर्नेस्ट के बुक है इनका, उसी में जो है भारतीय जो है लोकमान्य तिलक का जो है अशांति का जनक कहा है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर जो फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी कहा जाता है, किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो मोहम्मद करमचंद गांधी मतलब महात्मा गांधी को, अब्दुल वली खां को, जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को, या फिर यहाँ पर लाला लाजपत राय, तो कौन होगा जी, यहीं पर समझो, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको जो है यहाँ पर कहा गया, मतलब इनको सीमांत गांधी कहा है। मतलब जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, तो उसी के दौरान जो है उत्तर पश्चिम में, जो उत्तर में और पश्चिम में चले जाओ, तो सीमांत प्रांत में क्या हुआ था, जो है सबसे एक्टिव काम कर रहे थे ये खान अब्दुल गफ्फार, बहुत ही एकदम जोश के साथ पूरा मतलब सक्रिय रूप से काम कर रहे थे। तो इसीलिए जो है इनको फ्रंटियर या फिर सीमांत गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो सीमांत गांधी कहा जाता है। तीनों ने क्या किया था, 1887 में जो है इनको 1800 हाँ 1987 यार, 1987, तो 1987 में जो है ना इनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, भारत रत्न मिला था। ठीक है, तो 1987 में, 1987 ईस्वी में जो है भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न की उपाधि मिला था जी, उपाधि, यहाँ पर इनका जो है भारत रत्न की उपाधि जो है दिया गया था किसको, खान अब्दुल गफ्फार खान को, फ्रंटियर गांधी के नाम से यहाँ पर। ठीक है, फ्रंटियर गांधी हुआ था, और ये जाने जाते हैं सीमांत गांधी के रूप में। ये उत्तर पश्चिम मतलब उत्तर में चले जाओ वहाँ, जम्मू कश्मीर उत्तर ऊपर में, और इधर आपका पश्चिम में। ठीक है, पाकिस्तान इधर पश्चिम, इधर जो है नो एक्टिव काम कर रहे थे इसलिए। आगे सवाल है यहाँ पर, सीमांत गांधी किसका उपनाम है, तो वही खान अब्दुल गफ्फार खान को यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। आगे यहाँ पर देखोगे जब लेडी विद द लैम्प, देखो ये एक मतलब स्टोरी था, शायद याद नहीं आ रहा है। ये एमए के इंग्लिश बुक में इसको पढ़ते हैं, मतलब एमए करते हैं ना इंग्लिश में, एमएससी इंग्लिश करते हैं, तो उसमें जो हम इसको पढ़े थे, ये बहुत मतलब मस्त है यहाँ पर पढ़ना। कौन था, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल, हाँ नाइटिंगेल, नाइटिंगेल का पढ़ना। एक शायद पोयम है जो है एमए की इंग्लिश में है, अभी तो मत पढ़ना, लेकिन वो पोयम है बहुत अच्छा, मतलब पढ़ा था मैं इसके बारे में। तो लेडी विथ द लैम्प, ये जो है फ्लोरेंस फ्लोरेंस थे, और नाइटिंगेल, इन्होंने क्या किया था, जो क्रीमिया हुआ था, क्रीमिया के युद्ध में बहुत हेल्प किया था इन्होंने। मज़ा आता है पढ़ने में, उसको पढ़ना। क्रीमिया के जो है युद्ध हुआ था, उसमें जो है जो घायल हो गए थे सैनिक, तो उनकी जो है उनको जो है एक संगठन के माध्यम से उनको जो है संगठित किया, और उनको जो है उपचार करने के लिए जो है उपचार किया था। तो यही चीज़ें बस किया था। तो ये मतलब अंग्रेज थी, देखो नाम से स्पष्ट है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो जो है वो जो है सेवा उपलब्ध किया था, सभी को देखभाल किया था, सेवा किया था। तो ये पोयम मतलब पोयम है कि क्या, मतलब याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ इसके बारे में थोड़ा सा मैं पढ़ा हूँ।
तो इसके बारे में पढ़ना आप, ठीक है, याद रखना। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, द लेडी विद द लैम्प, आपको याद रखना है। आगे सवाल है, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था, कौन कहा था जी, तो वही थे कौन, सुभाष चंद्र बोस थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ही क्या कहा था, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। तो राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस। आगे देखो यहाँ पर जो है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है। तो महात्मा गांधी जी को देखोगे तो माई एक्सपीरियंस विद द गुड, ये तो है, ठीक है, ये है माई एक्सपीरियंस विद द गुड, ये लिखे हैं, ट्रूथ यहाँ पर है, ट्रूथ, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, ये सही है। हरिजन भी गांधी जी का है, मैं बताया हूँ अभी। और हिंद हिंद स्वराज, ये भी आपका जो है क्या है, हिंद स्वराज कहाँ चला जाएगा, ये भी आपका जो है गांधी जी का है, ठीक है, हिंद स्वराज। तो ये जो द हॉली फैमिली जो है, इसकी रचना किसने किया था, तो इसको जो है कार्ल मार्क्स ने किया था। अभी मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा आपको, जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना, तो आपको जो है समाजवादी, वहाँ पर आपको जो है इसके बारे में पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक्स में पढ़ने का है। तो कार्ल मार्क्स थे, और एक और लड़की क्या नाम था, एंजल, एंजल थी। कार्ल मार्क्स व एंजल ने किया था, जो है इसकी रचना किया था इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आया, इसकी रचना किसने किया था, द हॉली फैमिली का कार्ल मार्क्स और एंजल का ने किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो यहाँ पर, पश्चिमी भारत में किस धार्मिक सुधार को लोकहितवादी कहा जाता है। आसान क्वेश्चन, कौन है लोकहितवादी, यहाँ पर गोपाल हरि देशमुख। क्या होंगे, गोपाल हरि देशमुख थे, जो है इनको लोकहितवादी कहा जाता था पश्चिम भारत का। ठीक है, तो पश्चिम भारत के गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। आगे देखो, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, तो वही अरविंद घोष जी हैं। कौन है, लाइफ डिवाइन की जो पुस्तक है वो उसकी अरविंद घोष जी हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाता है। देखो, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। तो 1933 तक जो समाचार पत्र बना था वो यंग इंडिया था। क्या था, यंग इंडिया। राइट आंसर आपका जो है डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। 1933 में जो है, सन 1933 में जो है इसका संपादन किया गया था समाचार पत्र यंग इंडिया को। आगे देखो, इसका जवाब तो दे दोगे, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक है, तो कौन है जी, तो वही महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, उपन्यास था एक थे नील दर्पण। नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो नील दर्पण क्या था, देखो नील से, नील याद रख रहे हैं, नील, जो नील की खेती होती थी, तो नील की खेती में क्या करते थे अंग्रेज लोग, बहुत ही मतलब विरुद्ध, मतलब विद्रोह करते थे। कैसे करते थे, देखो, तो नील की जो खेती करने वाले के विरुद्ध जो है, जो भी विद्रोह प्रदर्शित किया जाता था, उसको जो है नाटक के रूप में, एक उपन्यास के रूप में जो है दिखाया जाता था कि कैसे जो है विद्रोह हो रहा है, लगभग 1859 से लेकर 1860 में। तो ठीक है, नील वाला क्रांति देखना, आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में भी। तो 1859 से 60 के बीच जो है ये हुआ था, और इसको जो है मधुसूदन दत्त थे। कौन थे, तो मधुसूदन दत्त, इन्होंने जो है मतलब इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया था, लेकिन लिखा कौन था, तो ये जो लिखा था नील दर्पण, वो थे, का नाम था उनका, अम, दीन बंधु, दीन, हाँ, दीन बंधु मित्र था, दीन बंधु मित्र, दीन बंधु मित्र जो थे, ये आपका कौन थे, इसके लेखक थे। अनुवाद किया था मधुसूदन दत्त ने। ठीक, समझे अभी। तो यहाँ पर नील की खेती करने वालों के विरुद्ध जो भी विद्रोह होता था उसको दिखाया जाता था इसमें। ठीक है, नील दर्पण के अंतर्गत, समझे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर मधुसूदन हो जाता है, बी ऑप्शन। आगे देखो, यहाँ पर ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों के वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया था, वो थे दीन बंधु मित्र। यहाँ पर राइट आंसर सी ऑप्शन। ठीक है, दीन बंधु मित्र द्वारा लिखा गया था। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, कौन जानेगा इसको, बंकिम चट्टोपाध्याय। ये जो है बंकिम चट्टोपाध्याय, इन जो है इन पुस्तक आनंद मठ में लिखा था। ठीक है, 1896 में है। कहाँ हुआ था, 1896, हाँ, 1896 में जो है इसका कोलकाता में अधिवेशन के द्वारा जो है किया गया था। तो इसका देखता कौन गया था, जो है आगे हम देखेंगे क्या था, रहमतुल्लाह, उनको बारे में भी पढ़ेंगे आगे। आगे यहाँ पर देखोगे, रविंद्रनाथ टैगोर जी की गीतांजलि का संग्रह क्या है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो है गीतांजलि क्या है, कविता। यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन, ये आपका जो है
सी ऑप्शन होगा कविता। ठीक है, तो रविंद्रनाथ कविता का संग्रह है। 1913 में इनको जो है, हाँ 1913 में इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो एक चीज़ और याद रखना, इनका इन्होंने जो है क्या किया था, जनगण मन भी लिखा था ना। जनगण मन जो है, जनगण मन जो है सर्वप्रथम 1912 में जो है इन्होंने भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित किया था। तो ये चीज़ें आपको क्लास कैसा लगा, यहाँ पर देखिए अभी मैं 50 क्वेश्चन करा चुका हूँ। कुछ क्वेश्चन होंगे जो मैं स्किप किया हूँ, तो क्वेश्चन को पीडीएफ में देख लेना अच्छे से। मैं जितना ही बात बोला हूँ सभी को प्रूफ में आपको लिख के अच्छे से बताया हूँ अच्छे से। ठीक है, अब चलो मैं क्रांतिकारी गतिविधियाँ के बारे में जानता हूँ। आप यहाँ से दूसरा टाइमलाइन स्टार्ट होगा, आप यहाँ से जो है स्किप मतलब करने का मतलब दूसरे क्लास में एंटर कर रहे हो। ठीक है, तो क्रांतिकारी गतिविधियाँ पढ़ेंगे, उसके बाद 1857 क्रांति, गवर्नर जनरल, ऐसे हम पढ़ेंगे। फिर ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन तक हमें पहुंचना है।